हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। स्टीरियो केमिस्ट्री की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम शुरू करेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई जेड कॉन्फिगरेशन। तो देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है स्टीरियो केमिस्ट्री में वो ये है कि या तो वो इजेड नॉमेनक्लेचर पूछ ले या वो आरएस नॉमेनक्लेचर पूछ ले। तो ये आपके स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन है। जेड कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो देखिए जेड कॉन्फ़िगरेशन चेक कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो देखिए दोनों कार्बन पे जो ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अगर वो सेम साइड आते हैं तो वो जेड होते हैं, और अगर अपोजिट साइड आते हैं तो वो ई होते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है। तो ये प्रायोरिटी कार्बन की ज़्यादा हो गई। इसमें अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या आ गया, अपोजिट साइड आ गया, तो ये हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके कार्बन और ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर H और क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड आ गए, तो ये भी आपके ई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर आपके क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये भी अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों तो ई हैं, तो ई तो हो नहीं सकता। अब जेड, इसका मतलब फोर्थ जो है वो जेड होना चाहिए। अगर जेड नहीं हुआ मतलब हमसे कोई गलती हो गई है। फोर्थ चेक करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये CH3, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, CH3 की। क्लोरीन और ब्रोमीन, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ब्रोमीन की। तो ये दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या आ गए, सेम साइड आ गए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जेड। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपको प्रायोरिटी तो चेक करना आता है और आप ये भूल गए कि ई का मतलब क्या होता है और जेड का मतलब क्या होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अगर आप ये भूल गए कि भाई ई किस लिए आता है कि भाई जब दोनों ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड हो, और जेड किस लिए आता है जब दोनों प्रायोरिटी वाले क्या हो, सेम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि तीन एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट वाला ही होगा। तो आंसर क्या होगा, जेड। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं और एक डिफरेंट लग रहा है, मतलब आंसर यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आरएस नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके क्या है कि चार ग्रुप की प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है। सबसे पहले बात करें तो देखिए हाइड्रोजन की तो फोर्थ हो गई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, इसकी हो गई फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड बच गई। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, जहाँ तक सेम है। उसके बाद एक कार्बन के बाद दो हाइड्रोजन, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन हो गए, और एक कार्बन के बाद यहाँ भी दो हाइड्रोजन हो गए। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया एज इट इज। इसके बाद क्या होता है, हम फर्दर नेक्स्ट एटम पे जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या देखा, इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप हैं। पहला ग्रुप तो ये हो गया, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये सेम हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है। इसके बाद हमने क्या देखा, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो वहां भी सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट एटम पे हम जाएंगे। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसकी बात करूं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो यहां तक तो सेम हो गया। अब ये इथाइल ग्रुप है, तो ये पूरा यहां तक का जो पार्ट है वो सेम हो गया है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एटम पे। तो ऊपर वाले में हाइड्रोजन ही है और नीचे वाले में कार्बन है हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपको चेक करना है क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हो गई, सेकंड इसकी हो गई और थर्ड इसकी हो गई प्रायोरिटी। अब हमको आरएस नॉमेनक्लेचर निकालना है, हम निकाल लेते हैं। 1, 2 और 3। देखिए 1 के बाद 2 पे ही जाना है और 2 के बाद 3 पे ही जाना है, फोर्थ को छोड़ दीजिए। तो 1, 2, 3 की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज का एस होता है। और फोर्थ ग्रुप का है वर्टिकल पे। मैंने आपको बताया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल का मतलब पीछे की तरफ होता है, और फोर्थ ग्रुप पीछे की तरफ ही होना चाहिए, मतलब आंसर सेम रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, एस। ये आर पूछ रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखिए कार्बन के बाद एक और कार्बन है या एक ही कार्बन है, तो ये प्रायोरिटी सेकंड हो गई और ये प्रायोरिटी हो गई थर्ड। ठीक है, तो 1, 2, 3 अगर हम करें तो ये 1, 2, 3 ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का आर होता है, लेकिन फोर्थ ग्रुप का है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आगे, मतलब आपको आंसर क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर आर का आंसर चेंज करा तो क्या हो गया, एस। अब पूछा आपसे आर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं है और सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर इसका, सेकंड नंबर इसका। क्यों, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो ये थर्ड नंबर हो गया और ये फोर्थ नंबर हो गया। ठीक है,
अब 1 2 3 अगर हम रोटेट करें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आर, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये आर का एस हो गया, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब आंसर फोर्थ ही होगा। तो हम चेक कर लेते कि आर आ रहा है, आर ही आना चाहिए, ठीक है, अगर हमने ये सही करें तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन का, दूसरा नंबर इथाइल का, तीसरा नंबर मिथाइल का और चौथा नंबर एच का, ठीक है। अब 1 2 3 अगर रोटेट करें तो 1 2 3 कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे तो आंसर चेंज करना पड़ेगा, एस का क्या हो जाएगा, आर। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या है, फोर्थ। क्लियर है, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्फॉर्मेशंस आर डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम। ये कह रहा है कि कॉन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट्स है ऑफ एटम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम, मतलब कॉन्फॉर्मेशन में डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, किस वजह से, ठीक है। रीजन पूछ रहा है ये, रिजल्ट फॉर, किसकी वजह से ये रिजल्ट होता है या ये किसकी वजह से होता है, मतलब कॉन्फॉर्मेशन में डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होती है क्यों। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन, ट्रांसलेशन अलोंग द सिंगल बॉन्ड एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। कोई डाउट इसमें नहीं है, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में पढ़ा है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर साइक्लोहेक्सेन में तो डिफरेंट पढ़ा है, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम नॉर्मल जो ओपन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, आपको रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज ग्रुप्स। अब देखिए नॉर्मली क्या पूछता है वो, आर एस नॉमेनक्लेचर या इजेड नॉमेनक्लेचर, तो वहां पर आपको नो डाउट प्रायोरिटी तो निकालनी है। अब जैसे आर एस कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो जो 4 ग्रुप दे रखे हैं उन चारों की आप क्या करोगे, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। अब यहाँ पर इसने आर एस ना पूछ के ग्रुप दे दिए और कहा कि इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करो। क्या कह रहा है, अरेंज ग्रुप्स, 4 ग्रुप दे दिए, CH2OH, CH3H, CH2CH2OH, ये 4 ग्रुप दे दिए। अरेंज ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कह रहा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन को हमको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है। पहला तो ये है कि हाइड्रोजन अगर आपको दिख गया तो उसकी प्रायोरिटी 4th होगी। तो आप देखिए कि 3 ऑप्शन में हाइड्रोजन 4th पे है, एक में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप ऑप्शन कैंसिल करते हैं तो वहां पर क्या है कि आपके नेगेटिव होने के चांस खत्म हो जाएंगे। क्लियर, चलिए ये बात कर लिया हमने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला आइटम कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, तीनों में कार्बन है। इसके बाद कार्बन के बाद नेक्स्ट आइटम, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के बाद हाईएस्ट ऑक्सीजन है। तो क्लियर हो गया कैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये तो 4th हो गया। उसके बाद कार्बन के बाद तीनों हाइड्रोजन है, कार्बन 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 सेम है, कार्बन का तीनों हाइड्रोजन है, तो ये 3rd नंबर पे हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन, कार्बन का 2 हाइड्रोजन, लेकिन उसके बाद हाईएस्ट कार्बन है और हाईएस्ट ऑक्सीजन है, तो ये 1st प्रायोरिटी का हो जाएगा और ये आपके 2nd प्रायोरिटी का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके 3rd प्रायोरिटी का हो जाएगा और ये 4th प्रायोरिटी का हो जाएगा। क्लियर, तो 4th तो ये है ही, 1st नंबर पे CH2OH होगा। तो आप देखेंगे कि CH2OH इसमें भी है और CH2OH इसमें भी है, तो यहाँ पर दोनों हमने देख लिया। उसके बाद CH3 तो है नहीं, CH3 लास्ट में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd। सबसे पहले CH2OH, उसके बाद CH2, CH2 फिर OH और CH3 और H। क्लियर, तो सबसे लास्ट में H, उसके बाद कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, ये लास्ट में, और इन दोनों में अगर बात करें तो कार्बन का ऑक्सीजन और कार्बन का कायरन, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं भी देता तो भी हमने क्या देखा, CH2OH, उसके बाद CH2 CH2OH, उसके बाद CH3 और H। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कह रहा है कि निम्न में से कौन शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल भी बता रखे हैं और कंडीशन बता रखी है कि कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोपाइलिन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रोपाइलिन की बात करूँ, प्रोपिन समझ लीजिए आप इसको, प्रोपिन की अगर हम बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
अब प्रोपीन की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रोपीन जो है उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है कि 1 पे ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोपीन नहीं हो सकता, इसलिए इसने केवल प्रोपाइलिन कह दिया या प्रोपीन समझ लीजिए आप। तो प्रोपीन जो है आप उसकी पोजीशन 1 ही रख सकते हैं, ठीक है, 2 नहीं रख सकते। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 हाइड्रोजन आ गए। क्या आ गया? हाइड्रोजन। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उस पर 2 हाइड्रोजन है जो कि सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इससे एक चीज और क्लियर हो गई, ये नीचे वाले एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। दूसरा है 1 ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में 1 और 2 पोजीशन हो सकती है, तो 1 ब्यूटीन जो है मैंने बना दिया ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH3, ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, इस पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जैसे ऊपर प्रेजेंट थे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उन पर ये जो दोनों ग्रुप हैं, जैसे ये 2 ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए आपस में और ये 2 ग्रुप आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन आ गया, मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इससे एक कॉमन कंक्लूजन निकलता है कि जो 1 एल्कीन होती है, चाहे इथीन तो है ही, उसमें तो 1 कहने की जरूरत ही नहीं है, प्रोपीन में भी 1 लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितनी भी हायर एल्कीन है, चाहे 1 ब्यूटीन हो चाहे 1 पेंटीन हो, वहां पर वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती। केवल बात कर रहा हूँ एल्कीन की, सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहा। इसके बाद बात करते हैं 2 ब्यूटीन की। तो अगर मैं 2 ब्यूटीन के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे एक पे H है और एक पे CH3 है, इसमें एक पे H है और एक पे CH3 है। तो 2 ब्यूटीन का मतलब क्या हो गया? ये H, ये CH3, ये H और ये CH3। अब ये आपस में सिस ट्रांस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इस पे भी डिफरेंट है और इस पे भी डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो कॉमन क्या है कि 2 एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करती है, 1 एल्कीन शो नहीं करती, 2 शो करती है। उसका लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। कभी भी जब आप आंसर टिक करें तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना है। तो देखिए 4th ऑप्शन की बात करें, आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन की अगर मैं बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये आइसोब्यूटीन की स्ट्रक्चर होती है। तो आइसोब्यूटीन में कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो गए? यहाँ भी सेम हो गए और यहाँ भी सेम हो गए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज हाईएस्ट एनर्जी बैरियर विद हाई एंगल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये कह रहा है हाई एंगल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से साइक्लोहेक्सेन का कौन सा कॉन्फॉर्मर ऐसा है जिसका एनर्जी बैरियर सबसे ज़्यादा है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा कॉन्फॉर्मर ऐसा है कि जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। ऑप्शन की अगर हम बात करें, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट। अब देखिए इसका आंसर क्या है, ये मैं आपको थ्योरी वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको समझाया था और ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन आर इनैंशियोमर। ये कह रहा है कि एन ब्यूटेन के कौन से कॉन्फॉर्मर ऐसे हैं जो आपस में क्या है? इनैंशियोमर है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 एंटी कॉन्फॉर्मर, 2 गॉशे कॉन्फॉर्मर, एंटी एंड सिन कॉन्फॉर्मर, एंटी एंड गॉशे कॉन्फॉर्मर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब आपको पढ़ाया था वहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स काम में ली थी। एक था फुली एक्लिप्स्ड, फुली स्टैगर्ड, सिन पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर, सिन क्लाइनल और एंटी क्लाइनल। देखिए सिन पेरिप्लेनर का मतलब ये है फुली एक्लिप्स्ड, मतलब डायहेड्रल एंगल 0, और एंटी पेरिप्लेनर का मतलब है डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, मतलब फुली स्टैगर्ड। सिन क्लाइनर और एंटी क्लाइनल। अब देखिए केवल अगर सिन टर्म काम में ले रखी है तो वो सिन क्लाइनल नहीं है, सिन पेरिप्लेनर है, और केवल एंटी टर्म काम में ले रखी है तो एंटी क्लाइनल नहीं है, एंटी पेरिप्लेनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कह रहा है सिन का मतलब डायहेड्रल एंगल 0 और एंटी कह रहा है तो डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, लेकिन सिन क्लाइनल अलग होता है और एंटी क्लाइनल अलग होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तो यहाँ पर एंटी जो है वो नहीं है, इसका आंसर होगा 2 गॉशे। आंसर क्या हो जाएगा? 2 गॉशे कॉन्फॉर्मर। तो जो गॉशे कॉन्फॉर्मर होता है वहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। गॉशे को आप दूसरा जो टर्म काम में लेते हो वो होता है सिन क्लाइनल। क्या होता है? सिन क्लाइनल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 गॉशे कॉन्फॉर्मर। क्लियर है? चलिए, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, तो आप जो है थ्योरी वीडियो देख लेना, तो वहाँ पर आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द गॉशे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन द मिथाइल ग्रुप्स आर अपार्ट बाय।
अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, डायहेड्रल एंगल 0 है यहाँ पर, तो शुरू में जब डायहेड्रल एंगल 0 है तो वो फुली एक्लिप्स्ड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिन पेरिप्लेनर। उसके बाद आपने 60 डिग्री से रोटेट करा तो वो एक तरह से देखा जाए तो स्टैगर्ड की फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है कि स्टैगर्ड दो तरह के हैं, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है उसको आप गॉशे कह सकते हो और उसको आप सिन पेरिप्लेनर कह सकते हो। उसके बाद 120 डिग्री आ गया तो ये एक तरह से एक्लिप्स की कंडीशन हो गई। तो ये आपके क्योंकि फुली एक्लिप्स नहीं है, ये सिंपल एक्लिप्स है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने टर्म काम मिली एंटीक्लाइनल। उसके बाद ये आपके आ गया एंटी पेरिप्लेनर या फुली स्टैगर्ड। ये आपके वापस ये वाली कंडीशन आ गई एंटीक्लाइनल वाली। ये आपके जो कंडीशन है वो स्टैगर्ड की है और यहाँ पर 300 डिग्री एंगल है, तो ये एक तरह से गॉशे की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? गॉशे की, जिसको आप सिनक्लाइनल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सिनक्लाइनल। उसके बाद 360 डिग्री वापस से आ गया, जिसको आप क्या कह सकते हो? सिन पेरिप्लेनर कह सकते हो, या आप उसको फुली एक्लिप्स कह सकते हो। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं। तो आपने क्या देखा? फुली एक्लिप्स्ड, फुली स्टैगर्ड, फुली एक्लिप्स सिन पेरिप्लेनर, फुली स्टैगर्ड एंटी पेरिप्लेनर। तो इसको आप सिन कह सकते हो, उसको एंटी कह सकते हो। उसके बाद जो बीच में टर्म्स आ रही हैं वो आ रही है सिनक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन है, इन द गॉशे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन द मिथाइल ग्रुप्स आर अपार्टेड बाय, तो गॉशे का आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, या तो 60 डिग्री ऑप्शन होगा या 300 ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो 60 डिग्री को आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एंटी एंड गॉशे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अब देखिए, जब मैंने आपको थ्योरी वीडियो बताया था तो उसमें ये मैंने आपको सारी कॉन्फॉर्मेशन बता दी थी, लेकिन एनर्जी जो बैरियर है वो नहीं बताया था। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी बैरियर की बात करें तो देखिए, ये मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है। एनर्जी बैरियर देखें तो ये देखिए 4.5 किलो कैलोरी पर मोल है, लेकिन ये किसके बीच का है? सबसे हाईएस्ट वाला और सबसे लोएस्ट वाला, मतलब फुली स्टैगर्ड और फुली एक्लिप्स्ड के बीच का एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये वाले की अगर हम बात करें 3.4, तो ये किसकी बात है? फुली स्टैगर्ड और ये वाला एंटीक्लाइनल वाला। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है कि अलग अलग एनर्जी बैरियर होंगे। अब ये पूछ कौन सा रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एंटी एंड गॉशे। केवल एंटी है, मतलब एंटी पेरिप्लेनर, मतलब ये वाला 180 डिग्री वाला। ठीक है, और उसके बाद गॉशे, गॉशे आप कह सकते हो 60 डिग्री वाला या 300 डिग्री वाला। तो इसके बीच का जो एनर्जी बैरियर है वो कितना दे रखा है? 0.9। अब हर बुक में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो काफ़ी दूर दूर आते हैं। तो आंसर कितना है? 0.9 के आसपास है। तो जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 0.8 दे रखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 0.8 किलो कैलोरी। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर इसके बीच का एनर्जी बैरियर पूछ लिया, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आएगा तो वो किसी और का पूछ लेगा। तो वहाँ पर आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि किसके बीच का एनर्जी बैरियर वो पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जेड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, ये 2022 में भी आया है और 2018 में भी आया है, लेकिन ऑप्शन जो है थोड़े डिफरेंट है, मतलब आगे पीछे और थोड़े डिफरेंट करके पूछे हैं, लेकिन तरीका वही है सॉल्व करने का। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये पूछा है जेड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है इन चारों में से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी है? कार्बन की, इसकी प्रायोरिटी हो गई। और अगर हम इन दोनों की बात करें, क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो इसमें प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? ब्रोमीन की। तो यहाँ पर प्रायोरिटी इसकी और प्रायोरिटी इसकी, तो ये आपके हो गया Z। लेकिन हम क्या करेंगे? चारों को सॉल्व करेंगे तो तीनों E आने चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा H और CH3 में प्रायोरिटी किसकी हो गई? CH3 की। और क्लोरीन और ब्रोमीन में प्रायोरिटी किसकी हो गई? ब्रोमीन की। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? E। आपस में क्या हो जाएंगे? E। तो ये Z हो गया, ये E हो जाएगा। बाकी दोनों और सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों भी E आने चाहिए। CH3 और Br प्रायोरिटी किसकी है? Br की। और H और Cl में प्रायोरिटी किसकी है? Cl की। तो Br और Cl आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? E। और अगर हम इन दोनों की इसकी बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में प्रायोरिटी किसकी है? क्लोरीन की। और नीचे अगर हम बात करें ब्रोमीन और क्लोरीन में प्रायोरिटी किसकी है? तो ब्रोमीन की। तो यहाँ पर भी आपस में क्या हो गया? ट्रांस। तो ये आपके क्या हो जाएगा? E। तो कहने का मतलब ये है कि पहला ही ऑप्शन आपके Z है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर टाइम हो तो, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम हो तो आप चारों चेक कर लो कि भाई अगर ये Z है तो बाकी तीनों E है या नहीं है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? इसी को दोबारा चेक कर लो कि भाई आपने जो सॉल्व करा है वो सही करा है या नहीं करा। कैसे? कि इसमें प्रायोरिटी किसकी हो गई? CH3 की, और इसमें प्रायोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन की। तो ये क्या हो गया? Z। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि आंसर क्या है? Z। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो PDF है स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।